प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को जोड़े चल रहा हूं लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर। ये देखिएगा पीछे तमाम जो लोग हैं हाथ में कई बैनर्स एंड पोस्टर्स लेकर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम ऋषिकेश तहसील में मौजूद है और एसडीएम के कार्यालय तक जाएंगे। तमाम जो लोग हैं वहां तक जाएंगे और ज्ञापन देने का इन्होंने आज सोचा है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन है, जो रैली लेके चल रहे हैं ये कौन लोग हैं, किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीजें हो रही है आगे हुए चलेंगे। ये देखेगा जय बद्र विशाल करके कि समझ जमा करता हूँ का भुगतान एवं सुरक्षा हेतु एलयूसीसी सोसाइटी के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर ये लोग तमाम जगहों से, हर एक जिले से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हमने अभी बात करा तो कोई चंबा से है, तो कोई यहाँ से रुद्रप्रयाग से, तो कोई केदारनाथ की घाटियों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं अपने पैसों को लेकर। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं जो इन्होंने जमा करे थे एलयूसीसी वही कंपनी है जो कि धनतेरस के दिन मैंने आपको दिखाया था कि फ्रॉड हो जाती है। कभी सोसाइटीज आती है यहाँ पर, कई अलग अलग सोसाइटीज आती हैं, कभी सहारा आती है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा आगे भी चलते रहिएगा। कभी हम अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था एक सहारा नाम की कंपनी थी, उस कंपनी भी ऐसा फ्रॉड किया। अभी एलयूसीसी जिसको बोला गया था लूनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रेफ्ट कॉर्पोरेट कंपनी के नाम से कोई जानता है इसे, तो कोई लुक के नाम से भी इन्हें जानता है, तो कोई लक इन्हें कह रहा है। मगर क्या पता था उन लोगों को जहां वो अपनी जमा पूंजी रख रहे हैं, क्या पता था उन लोगों को जो कि अपनी जमा पूंजी जहां पे रख रहे थे और जिन जमा पूंजियों को उन्होंने खून पसीने की मेहनत से कमाया था, आज वो लक कंपनी यहाँ से लेके चलेगा। ये देखेगा क्या कुछ कहेंगे मैम, क्या कहेंगे? सर बोल ही नहीं पाऊंगी, ऐसे नहीं बोल पाओगे, शोर हो रहा है ना, मेरी आवाज आ जाएगी। सर जो एलयूसीसी कंपनी है सहकारिता मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड थी और इसमें भारत सरकार की सरकार ने उसे अथॉरिटी दी हुई थी, लेकिन अभी काफी टाइम से मैच्योरिटी नहीं आ पा रही है। तो हमें सरकार से जवाब चाहिए और अगर वो नहीं कर पा रहे तो सरकार हमारा भुगतान करे। सरकार भुगतान करेगी जी। आपने ये जब कंपनी के पास गए थे, आप क्या इसमें जमा करता हो या फिर एजेंट हो? सर मैं जमा करता भी हूँ और एजेंट भी हूँ। जब आपने यहाँ पे एजेंट बने थे, आपने कंपनी के बारे में समझा होगा पहले, तो क्या क्या समझा था आपने कंपनी के बारे में? सर ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, इसी की वजह से हमने इसे ज्वाइन किया था। सचेत में भी इसका नाम है 639 नंबर पे, जो भारत सरकार द्वारा वेरीफाइड वेबसाइट है। तो सर हमने उसमें की वजह से उसे ज्वाइन किया था, लेकिन आज सरकार भी नहीं सुन रही है। क्यों मैच्योरिटी नहीं आ पा रही है? सरकार को हमें जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमने अगर इसमें काम किया है तो हमने लोगों का पैसा भी देना है, हम कहाँ से दें? आपके अकॉर्डिंग आप ही के पास कितना पैसा ऐसा है जो कि आपको पब्लिक को देना है एज अ एजेंट, और आपका कितना है? सर मेरा लगभग 3 लाख के आसपास है और 8-10 लाख रुपए मैंने लोगों का देना है। लोगों को देना है, तो लोग जब आपने कहा तो अभी तक तो कितनी मैच्योरिटी कंप्लीट करी आपने इनकी? सर मैंने 2021 में इसे ज्वाइन किया था, मैंने अभी तक मैच्योरिटी दी ही नहीं है। अच्छा जी सर। आप क्या कहेंगे मैम, क्या कुछ हो रहा है? ये जब ये कंपनी बनी थी, लोगों का कहना है, इस पर लिखा हुआ भी कि यहाँ पर एक लीज के तरीके से काम कर रही थी। ये यूपी में किसी गाजियाबाद में कंपनी रजिस्टर्ड है, मगर यहाँ पे जो आ रही है तो लाइसेंस के अकॉर्डिंग आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? पहले तो आपका चैनल कौन से आपका? लोकार्पण का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ही हमारे आवाज बन सकते हैं, हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। इन्होंने जब हमसे खाता खुलवाया, हमें एजेंट बनाया, इन्होंने बोला ये पक्की कंपनी है, भारत सरकार की मोहर है। अमित शाह जो है इसमें गृह मंत्रालय से पास हो रखा है और गारंटी दी के इन्होंने हमारे ऊपर ठगी करी है हमारे साथ। और हम ये चाहते हैं कि जब गृह मंत्रालय की मोहर थी तो कहाँ गए वो गृह मंत्रालय आज, और कहाँ जो है हमारा धामी जी गए, कहाँ हमारी सरकार गए? 35 ब्रांच चल रही थी तो किसके बलबूता पे चल रही थी ये ब्रांच? तब इनको पता नहीं था। इतने लोगों को ठग के लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया हमारे उत्तराखंड की लगी हुई है। जब नहीं थी यहाँ की मान्यता तो इन्होंने क्यों यहाँ पे ठगी का शिकार बनाए हमें? हम ये चाहते हैं कि सरकार इसमें बिल्कुल मिली हुई है, इसीलिए ये चुप्पी है। हमारा पैसा दो, हम चुपचाप बैठेंगे, नहीं तो 2027 में दिखाएंगे इनको कि क्या चीज है। हम फिर 2027 के चुनाव में आप अपना एलयूसीसी का बदला लेंगे? हम बदला लेंगे, एक एक चीज का बदला लेंगे। हम जो ये अन्याय कर रहे हैं ना जनता के साथ, हमारे साथ, पूरे उत्तराखंड के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम एक एक चीज का बदला लेंगे।
जब आपने ये कंपनी ज्वाइन करी थी, आप एजेंट ही होंगे इसमें? हाँ मैं भी एजेंट हूँ। आपके कितना पैसा है इसमें? मेरी है 15 लाख। 15 लाख आप ही आपके, और एजेंट के कितने? 15 लाख है मेरे, बाकी इससे ऊपर ही है सबका। सबसे कम मेरा है 15 लाख, बाकी इससे ऊपर सबका है। सब पीड़ित है, ये सब पीड़ित है। हमें अपनी पीड़ा भी, अपने कस्टमरों की पीड़ा भी, इन बहनों की पीड़ा भी है। इन्होंने बोला कि हम जो है तुम्हारे लिए रोजगार ला रहे, और सीधी सादी महिलाओं को फंसाया इन्होंने। हमारी उत्तराखंड की बहन सारी सीधी सादी है, सब भूली भाली बहन है। सब चाहते हैं कि हमारा थोड़ा रोजगार मिल जाए, लेकिन ऐसा रोजगार हमें पता नहीं था कि बिना कागज का, बिना उसका जो है ये रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे। लीगल नहीं थी तो सरकार ने यहाँ पे इतनी ब्रांचें खोलने की इजाजत कैसे दे दी? जिलाधिकारी जी क्या कर रहे थे तब? सरकार क्या कर रही थी जब यहाँ पे इतनी ब्रांचें खुल रही थी? तो सरकार को क्या पता नहीं लग रहा था? अगर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, किसी नेता का कुत्ता मर जाता है तो उस पर डिबेटें हो जाती है, और हम उस टाइम क्या सरकार को पता नहीं लग रहा था कि ये हो क्या रहा है? इतनी ब्रांचें क्यों खुली? इतने करोड़ों का पैसा जा रहा था, तो आप क्या ब्रांच मैनेजर्स का कहना है कि जो ब्रांच आज बनी है, उन ब्रांच में भी हमने अपना पैसा लगाया, यानी किसी ने 10 लगाया अलग अलग ब्रांच में, तो जो ब्रांच मैनेजर है तो उनको भी तो पैसा सर उनको मिला होगा। अगर मिला भी है उनको, आप ये बताइए ना, उन्होंने ब्रांच खोली तो सरकार क्या कर रही थी उस वक्त? इतना पैसा का लेन देन हो रहा था, सरकार को पता नहीं लग रहा था? किसी के 10 लाख, किसी के 20, किसी के 25, कई करोड़ों रुपए लेकर यहाँ पे गमन हुआ है। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, आज कहाँ गए नेता? वोट मांगते समय तो ये हमारे दरवाजों पे, हमारे घरों पे हम इनके कार्यकर्ता बनते हैं, इनको उठा उठा के लाते हैं, जिता जुटा के कुर्सियों में बिठाते हैं। आज कहाँ है ये? पीड़ितों के साथ क्यों नहीं है ये? आज जब संकट आए जनता पे, इतनी जनता है, संकट है, कहाँ गए ये लोग? क्यों नहीं आ रहे आगे? क्यों नहीं आ रहे? ये देखिएगा, तहसील के मेन गेट पर अभी हम पहुंच गए हैं। यहाँ से अंदर देखने का, दिखाने का प्रयास करेंगे आपको हम। ये देखिएगा पीछे तमाम जो ये लोग हैं वो यहाँ से अंदर बढ़ते हुए तुरंत अंदर बढ़ते हुए आते जा रहे हैं। ये देखिएगा दूर दूर तक अगर आप देख पा रहे होंगे तो सिर्फ ये जो लाइन है ये बहुत बड़ी होती हुई यहाँ पे जा रही है और लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा इधर आइएगा, इधर इस तरफ हम देखने का पूरा प्रयास करेंगे और यहाँ से दिखाने का आपका प्रयास कर रहे हैं कि ये 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम यहाँ पे नहीं भी तो 100, 200, 300, 400 लोगों की जो भरमार है लगातार आगे बढ़ते। क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, ये जो आपका खासकर जो है आंदोलन हो रहा है, इसके पीछे जो कारण है, जो एक मेंबर होता है, मेंबर ने पैसा दिया सीपी को, सीपी ने पैसा दिया सुविधा सेंटर को, और सुविधा सेंटर ने जो पैसा दिया वो आगे दिया, और आगे जिनको पैसा दिया वो आज फरार है। उत्तम राजपूत और 2 महीने से फरार चल रहे हैं। सरकार को खासकर एक यहाँ पर हम संज्ञान में लाना चाहते हैं और एक जांच बनाना चाहते हैं कि जो पैसा हम लोगों के द्वारा आगे गया वो सरकार के पास क्यों नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाया, और अगर पहुंच पाया तो आज पैसा लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो बस हमारा यही कहना है कि हम जितने पीड़ित लोग हैं, हम सबको न्याय मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, न्याय तो जैसे मिलना चाहिए। आज यहाँ एक दूसरे को आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मेंबर ने पैसा दिया सीपी को, सीपी ने पैसा दिया सुविधा सेंटर को, सुविधा सेंटर जो पैसा आगे दिया है उसका पता लगाना चाहिए कहाँ पैसा गया, क्यों नहीं पैसा वापिस आ रहा है। जब सुविधा सेंटर चालू किए गए तो उसके लिए भी 2 लाख लिए गए सुविधा सेंटरों से, सिक्योरिटी जमा कराई गई, तब जाके सुविधा सेंटर चलाए गए। आज सब लोग पीड़ित है, वो चाहे सुविधा सेंटर वाला हो, चाहे सीपी हो, चाहे मेंबर हो, कई बेचारों को ठगा गया है यहाँ पर। जब इसका कोई लाइसेंस नहीं था, 2023 में लाइसेंस तो था, 2023 में जब इसकी खासकर सुविधा सेंटरों की एनओसी खत्म हो गई थी, तो जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए इनको इसको होश में लाना चाहिए था, खासकर सरकार को बताना चाहिए था यहाँ पर हमारा एनओसी नहीं है। एनओसी नहीं होने के बावजूद इन्होंने इस सोसाइटी को यहाँ चलाया। तो बस इसी चीज के ऊपर जांच बैठनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए, सबका पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। मगर उनका कहना तो ये है कि सब जो बातें हो रही हैं सब फर्जीवाड़ा हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, एलयूसीसी सबका पैसा कुछ ही दिनों में वापस कर देगी, मीडिया ने गलत तरीके से खबर चलाई। तो इस विषय में क्या कहेंगे कि अगर ये सब गलत हो रहा था तो फिर आईडीपीएल की जो ब्रांच थी वो बंद क्यों है, छिंदवाड़ा की ब्रांच वो बंद क्यों है, हरिद्वार की ब्रांच वो बंद क्यों है, हड़ावाला में एक ब्रांच है वो बंद क्यों है? ब्रांच बंद होने के पीछे रीजन है कि ये पोर्टल सारे बंद चल रहे हैं, और आज आपकी लग रही है जो पोर्टल सारे बंद चल रहे हैं तो ब्रांच को खोल के क्या करेंगे? जो खासकर सुविधा सेंटर वाला है वो कहां से किराया निकालेगा? पोर्टल से बंद हो गए, पैसा आना बंद हो गया है। तो खासकर ये जो सब बातें जो चल रही है, ये जो सुविधा सेंटरों की जो बात चल रही है, सीपीओ की बात चल रही है, मेंबरों की बात चल रही है, जो पैसों की बात चल रही है, ये पैसा सरकार को जागना पड़ेगा।
कृषि मंत्रालय को जागना पड़ेगा और कृषि मंत्रालय को यहाँ पर जांच बिठानी पड़ेगी। जिस प्रकार से सीआरसीएस जो हरकत में आया है, खासकर जो एक्शन लिए जा रहे हैं, ये एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए। चाहे सोसाइटी को बंद कर दो, जो समीर अग्रवाल जी है उनको खासकर दुबई से उठा के यहाँ पर लेके आओ, सबका पैसा यहाँ पर दिलाओ, और अगर जिसने गड़बड़ किया है उन सबको अंदर करो। और जो हमारे खासकर जो फरार हो रखे हैं, उत्तम राजपूत 2 महीने से उनको पकड़ा नहीं गया, क्यों नहीं पकड़ा गया है, किसी भी नहीं पकड़ते। तो कहने मतलब ये कि सबको न्याय मिलना चाहिए। जिस बेचारे ने यहाँ खून पसीने का पैसा लगाया है, सबको उनका पैसा वापस मिलना चाहिए और ये कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, सबका पैसा उनके पास जाए, और जिसने गलत किया है वो लोग अंदर जाए। हम सब जांच में सहयोग करने के लिए रेडी हैं और जांच होनी चाहिए, सबका पैसा सबको वापस मिलना चाहिए। आप क्या है, एजेंट है या फिर जमा करते हैं? मैं यहाँ पर सबसे पहले जमा करता था, फिर उसका एजेंट बना। एजेंट बनने के बाद आज से करीबन 3-4 साल पहले मैंने एक सुविधा सेंटर लिया, सुविधा सेंटर चलाया। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये खासकर ये जो हमारे डायरेक्टर्स लोग जो ऊपर बैठे हैं, जो चुनाव के दौरान चुन के आते हैं, इन्होंने नहीं बताया कि इसका एनओसी खत्म हो गया 2023 में। इनको बताना चाहिए था, इनको हमारे संज्ञान में बतानी चाहिए थी। हमको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खासकर सुविधा सेंटर वालों को। और हम लोग भी पैसा लेते रहे, जिस प्रकार से मैच्योरिटी आई मैच्योरिटी पहुंचते चले गए। लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि 2023 में इसका खासकर लाइसेंस तो नहीं, एनओसी की खत्म हो चुकी थी। जब आपने सुविधा सेंटर खोला तो आपने डॉक्यूमेंटेशन तो देखा ही होगा, आपने ये भी तो देखा होगा कि किस तरीके से मेरा ये जो सुविधा सेंटर है अगर किसी के अंडर चल रहा है तो कितने समय तक इसकी वैलिडिटी या फिर क्या कुछ है। आपने सीधा डायरेक्टली खोल दिया था। जब सुविधा सेंटर खुलता है तो आप सुविधा सेंटर खोलने की बात तो बहुत दूर की बात, जब हम इसमें ज्वाइन हुए थे हमने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई में सब कुछ सही पाया गया, उसमें एक भी कुछ गलत नहीं था। अब सब सुविधा सेंटर की बात हम करते हैं तो सुविधा सेंटर जब खुलता है तो 25 सीपी के उसमें नाम जाते हैं, आपका 2 लाख की सिक्योरिटी जमा होती है। 2 लाख की सिक्योरिटी जमा होने के बाद तब जाके सुविधा सेंटर अलॉट किया जाता है। उसमें जितना भी डिपोजिट होता है उसमें हमको 2% मुश्किल से पहले तो 1%, बाद में 2% कमीशन आता है उस जो भी हमारे पास जमा होता है। तो अब लगा सुविधा सेंटर जो है सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ लीगल था, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब 2023 में ये जितने हमारे डायरेक्टर बैठे हैं इनको इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए था। जब 2023 में हमारे खासकर उत्तराखंड के अंदर एनओसी जब खत्म हो गई थी, इसको रिन्यू करानी चाहिए थी, इन्होंने रिन्यू नहीं कराई, ना हमको बताया। और बस आज यही कारण है जो आज इतनी बड़ी यहाँ पर जो दिक्कत आई है, ये बस यही से आनी शुरू हुई 2023 के बाद। कहने मतलब ये है कि ये अपना करते मजे में रहे और इन्होंने किसी को खासकर इसके बारे में नॉलेज नहीं दी, इनको जबकि नॉलेज देनी चाहिए। कहाँ पर है आपका सुविधा सेंटर? मेरा सुविधा सेंटर तो देहरादून के अंदर है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, एक मेरे नहीं पत्नी कितने हम सुविधा सेंटर वाले लोग हैं जो आज सबसे ज्यादा परेशान है। इससे परेशान है क्योंकि आप लगाएगी जो मेंबर है, मेंबर ने पैसा दिया सीपी को, सीपी ने पैसा दिया सुविधा सेंटर को, सुविधा सेंटर ने पैसा दिया आगे, उस पैसे का कुछ अता पता नहीं है कि वो गवर्नमेंट के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो बस यही हमको करना है कि हमको आज जांच बिठानी है कि कितना पैसा आगे पहुंचा, कितना पैसा नहीं पहुंचा, और हमारा जो भुगतान है जल्द से जल्द सबको कराना है। और हम सबको मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपस में कोई भी ना लड़े। अगर हम आपस में लड़ेंगे ये हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। हम सबको एक साथ आना है और जितने साले ठग हैं, जितने फरार हैं, जितने लोग फरार हैं, इन सबको अंदर करवाना है और अपना पैसा वापस दिलवाना है। खासकर सबसे बड़ी बात, हमको चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि जो ये सहकारिता मंत्रालय में हम लोग रजिस्टर्ड थे, प्लस कृषि मंत्रालय में लोग रजिस्टर्ड थे, सोसाइटी लीगल है, इलीगल कुछ नहीं है। बस जो पैसा आगे जा रखा है उसका नहीं पता चल रहा है कि सरकार के पास पहुंचा है कि नहीं। कोई टारगेट रहता था एक सुविधा सेंटर का कि इतना पैसा एक महीने में उनको देना ही देना होता था, कोई टारगेट था? टारगेट इसमें कुछ नहीं होता था। जो फिर भी आपका सुविधा सेंटर एक महीने में कितना देता था आगे? देखो एक्चुअल में क्या होता है, सुविधा सेंटर कोई 12 साल से चल रहा है, कोई 10 साल से चल रहा है, तो जो सुविधा सेंटर जो चल रहे थे उनके उसके हिसाब से बिजनेस था। मगर फिर भी आपके सेंटर से अगर किसी भी एक का नाम लिया जाए तो कितना चला जाता था एक महीने में? अगर सुविधा सेंटर की बात करूं, जैसे मेरा तो अभी ज्यादा पुराना नहीं था, मतलब मेरा सुविधा सेंटर नया था तो मेरा ज्यादा बिजनेस नहीं था, मेरा ज्यादा से 7-8 लाख का बिजनेस था मेरे सुविधा सेंटर का। आपकी इधर से बिल्कुल। और अब आप समझिएगा कि ये जो चेन है किस तरीके से चलाई जा रही है। अगर आप सुविधा सेंटर खोलना चाहते हैं तो पहले अपने नीचे 10-20 लोगों को 25 लोगों को जोड़ना है, क्योंकि 25 लोगों के पैसे फिर सुविधा सेंटर में। और ये समझिएगा कि पूरे उत्तराखंड में ऐसे कितने सुविधा सेंटर होंगे जिसके यहाँ से लमसम अगर राउंड फिगर लेके चले तो 10-1 लाख रुपए जाते होंगे। 10 लाख नहीं सर, सुविधा एक सेंटर के अगर मैं राउंड ऑफ बता रहा हूँ। और कुछ जो सुविधा सेंटर बहुत पुराने हैं उनका तो करोड़ों में बिजनेस था, बिल्कुल करोड़ों में बिजनेस था, मुझे बोलते हुए कोई संदेह नहीं है। और क्योंकि देखो सबके संज्ञान में है कि किस सुविधा सेंटर का कितना बिजनेस था, लेकिन मेन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये जो पैसा सुविधा सेंटरों ने दिया है, खासकर इन लोगों को, ये जितने भी करते ऊपर बैठे हुए थे जो बड़े बड़े वादे करते थे, ये पैसा कहाँ गया?
ये पैसा ये कहाँ गया? इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। और ये जो पैसा हमारा गया है, अगर सरकार के पास नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा, और ये आज फरार है तो क्यों फरार है, इन सबको अंदर किया जाए। और इनसे पूरा, अगर बाय द वे इनका इन्वॉल्वमेंट है, इनको गिरफ्तार करके इनकी पूरी संपत्ति की कुर्की की जाए और हम सब लोगों का भुगतान कराया जाए अगर इन्होंने घोटाला किया है। अगर घोटाला नहीं हुआ है, सरकार के पास पैसा गया, तो सरकार को जल्द से जल्द हमारा पैसा लौटाना चाहिए। हमको किसी को भी इस पे कोई काम नहीं करना, हमारा पैसा हमको वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस चाहिए। और ये देखिएगा, जिस तरीके से कभी एक एजेंट बनते हैं, उससे अपने परिवार के, रिश्तेदार के, अगर मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति कोई किसी में अंकित नाम के, तो उसने अंकित को सबको कलेक्ट कर दिया। मतलब परिवार पूरा एक साथ के साथ, रिश्तेदार भी एक साथ, और एक सुविधा सेंटर के बाद 25 लोग एक सुविधा सेंटर में। और जो पैसा जाना है लगभग कहाँ पहुंचना है, मान के चलिए यहाँ से लगभग 15, 16, 17, 18 लोगों के बाद एक ऐसी ब्रांच में जाता है जहां से वो पैसा फिर वापस नहीं आता। तो आप समझिएगा कि अगर मैं पकड़ूंगा तो मैं सिर्फ सुविधा सेंटर के उस व्यक्ति को पकड़ूंगा जहां मैं जमा कर रहा था, जिनको मैं दे रहा था, या फिर जिस एजेंट के पास मैं जानता था जिस एजेंट को। अब एजेंट के बाद तो शायद एजेंट अपने ऊपर के किसी एक सीपी को जानते हो, अपलाइन बोलते हैं शायद उनको, अपलाइन बोलते हैं उनको, उन अपलाइन को, फिर अपलाइन के ऊपर एक और अपलाइन, और ऐसे अपलाइन करते करते कब वो व्यक्ति दुबई पहुंच गया पता भी नहीं चला, और पैसा धीरे धीरे आगे पीछे उतर चलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। आप क्या कह रहे थे? बस ये कम से कम पूरे उत्तराखंड से कम 20 करोड़ बिजनेस जाता था। पूरे उत्तराखंड से 20 करोड़ का बिजनेस। सोचिए, पूरा उत्तराखंड से 20 करोड़ का बिजनेस गाजियाबाद पर मंथ जाता था। गाजियाबाद, हर जगह यूपी वगैरह क्षेत्र में भी हर जगह पे है। तो 20 करोड़ अगर उत्तराखंड में आया तो यूपी में 20 करोड़, ऐसे 20 करके, तो इसलिए 198 200 करोड़ के पार का जो घोटाला है पूरे उत्तराखंड के आम जनता जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं कहूंगा कैमरामैन को दिखाने का प्रयास कीजिएगा, ये वही जनता है जिसने अपने घर पर अपनी मेहनत मजदूरी करी होगी, पसीना बहाया होगा, और सोचा होगा कि यार चलो अगर मैं जमा करता हूँ तो मुझे 10-20 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसको कोर्स करवाना है, मैंने उसका कर्जा देना है, चलो एक जमीन ले लूंगा तो मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें लेकर हमारा उत्तराखंडी हमेशा पिसा है, हमेशा लड़ा है, और इसीलिए शायद उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। कभी भू कानून के लिए लड़ता है, तो कभी यूसीसी के लिए लड़ता है, तो कभी एलयूसीसी के लिए, तो कभी उस सहारा जैसी कंपनी जो कि आज किस्तों में पैसे वापस लौटा रही है उन लोगों के। सालों साल बीत गए मगर आज भी मात्र 20,000 रुपए किसी के खाते में वापस नहीं आए। क्या कहेंगे माता जी आप? नहीं बेटा, मेरे भी जमा कर रखे हैं। आपने कितने ये उम्मीद करी, मेरी तो 5 लाख तक है। आपने क्या उम्मीद करके जमा करा? मैंने ये उम्मीद करी कि कुछ बच्चों की शादी करूंगी, है ना, बच्चों की शादी करूंगी, कहीं भी जमीन वमीन कुछ देखूंगी, जब पैसा बढ़ेगा दूंगी, ब्याज आएगा, तब इसलिए तो करा मैंने, इसीलिए करा आपने? इसीलिए करा भाई, यही उम्मीद पे आप करा। समझ रहे, 50 रुपए को मात्र 55 रुपए बनाने के लिए इन्होंने अपने 5 लाख रुपए लगा दिए। 5 लाख रुपए कुछ और कह रहे थे आप? मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, आपके खासकर मीडिया के थ्रू एक बात और मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हो क्या रहा है कि जो मेंबर्स है वो सीपी को परेशान कर रहे हैं, जो सीपी है वो सुविधा सेंटर को परेशान कर रहे हैं, जबकि कोई लॉजिक नहीं है वहां पर। क्योंकि ठीक है, जो यहाँ पर आया वो अपनी स्वेच्छा से आया, किसी को किसी की कनपट्टे में किसी ने बंदूक नहीं रखी कि तू यहाँ एक आरडी खोल या एफडी खोल। हर किसी को उसमें फायदा लगा, चाहे सुविधा सेंटर वाले ने सुविधा सेंटर चलाया, उसके कनपट्टी कोई बंदूक नहीं रखी गई कि तू सुविधा सेंटर खोल। हर किसी ने एक फायदे के लिए इस काम को किया, और फायदा वास्तव में हो रहा था, 16 साल से चल रहा था, इसलिए लोगों को इसमें विश्वास आया, लोगों ने अपना पैसा लगाया। लेकिन जो आज की तारीख में जो दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कत ये आ रही है कि पैसा ना तो किसी सीपी के पास है, ना तो किसी सुविधा सेंटर के पास है। जिनके पास पैसा है या तो फरार है, या तो कहते हैं, सिंपल सी बात है, उनका कुछ पता ही नहीं है कहां पर है क्या है। लेकिन आज दिक्कत हो रही है हम लोगों को, तो खासकर सरकार को यहाँ पर सब लोगों को एक रिलीफ देना चाहिए, खासकर हम लोगों के ऊपर। आप चाहे तो जांच बैठा दो, हम जांच से कोई गुरेज नहीं करते, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब चोरी नहीं करी तो हम डरेंगे क्यों? लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि हम लोग फालतू में परेशान हो रहे हैं सब लोग, और आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। तो हमको लड़ना नहीं है, एक साथ आना है। और बस खासकर आपके माध्यम से मैं सरकार को ये बोलूंगा कि कुछ हमारे लिए ऐसा किया जाए कि हम लोग, खासकर हम लोगों को एक कानूनी सुरक्षा दी जाए सब लोगों को, ताकि हम एक दूसरे से लड़े ना। और सबसे बड़े लड़ना है तो किसे लड़े? उस ठग से लड़े जिसने हमारे साथ गलत किया है। तो बस मैं सर आपसे यही बोलना चाहूंगा, और खासकर सरकार को इस बात को संज्ञान में लेके आना चाहूंगा कि हमारी भी सुरक्षा सब लोगों की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। अब आगे भी कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी माताएं ज्यादा देखने को मिल रही है। ये वही माताएं जिन्होंने शायद ये नहीं होती तो फिर शायद हम नहीं होते और ये राज्य नहीं होता। आज गौरा देवी अगर नहीं होती तो फिर राज्य का क्या हाल होता।
रानी लक्ष्मीबाई नहीं होती तो इस राज्य का आज क्या हाल होता। और ये वही माताएं हमारी जो कि घर में बैठकर बेचारे अपने पहले सुबह 4 बजे उठकर रोटी सब्जी बनाना, अपने बच्चों की तैयारी करना, स्कूल भेजना, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना, कपड़े धोना, और उसके बाद मात्र कुछ रुपयों के लालच के लिए बेचारे क्या कहेंगे मैम, आपका भी पैसा यहाँ पे अटका हुआ है? कितना अटका हुआ है? हंस रहे हो आप, बताओ आज यहाँ खड़े होकर। हैं? बोलो तो सही, तभी तो आगे कुछ बात जाएगी। 10-12 लाख। 10-12 लाख आपके एजेंट थे आप? हाँ, तो कितने लोगों का पैसा हो गई? हमारे यहाँ 10-12 लोगों के। 10-12 लोग पैसे, मतलब पर बंदे का अगर 1-1 लाख रुपए भी मान के चलते हैं, तो कई आपने पहले भी दी थी इनके वापस रिटर्न? हाँ, एक बार दे दी। एक बार सभी ने दी, अभी दे दिए, मगर जब दूसरी बारी आई तो फिर ऐसा हो गया। ऐसा हो तो गया। आपको परेशान कर रहे होंगे सब? हम परेशान कर रहे, घर पे आ रहे सारे, क्या बोल रहे कि हमारे पैसे दो। पैसे दो। तो अगर आपने जो 10-12 लोगों को करा था इसमें, तो आपका क्या फायदा था इसमें? अरे फायदा तो कुछ भी नहीं था। तो फिर क्यों करा आपने? अरे क्या बोले, फंस गए हम, वो बिस्ट ने फंसा दिया हमको। फंसा दिया, माइंड वॉश किया, उसके बाद आप इसमें आ गए। तो अब 10-12 लाख रुपए क्या बोला है कि कब तक वापस दे देंगे आप बोल तो रहेंगे कुछ नहीं बोल रहे वो, हम उन्होंने तो हमारा फोन कुछ नहीं उठा रहे। अच्छा, कुछ नहीं उठा रहे। नहीं। तो आपके ऊपर कौन थी, अपलाइन कौन थी आपकी? हमारे तो ये था बिस्ट, उर्मिला बिस्ट। ये उर्मिला बिस्ट तो अंदर है। हाँ, वो तो अंदर ही है सारे। कोई तो बोल रहा है कि अंदर है, कोई बोल रहे अंदर नहीं, भाग गए, कोई कुछ बोल रहा, कोई ना, अंदर ही है वो। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ दिन पहले हमने साझा किया था आपके साथ, तो वो अंदर ही है, मगर उन्होंने एक साथ अपनी बेल की जो याचिका है वो डाली है। मगर किस तरीके से उस पर काम होता है मैम, कई लोग आ रहे होंगे, पहाड़ बिटिन आपके गाँव बिटिन है, का गाँव है? यमकेश्वर ब्लॉक में। अच्छा, यमकेश्वर ब्लॉक बिटिन से आप? यमकेश्वर ब्लॉक बिटिन ही करी वाला अपन साहब? नहीं, अपने अगल बगल गली में लड़ाई हुई की बोले। चला, क्या कुछ कर सकते हैं। हमारी माताएं हमेशा ऐसे ही भोली हैं, इसलिए फंस जाती हैं, और जब फंसती हैं तो बेचारी ना तो कुछ कर पाती है, ना कुछ बोल पाती है किसी को। ये देखिएगा, अंदर ज्ञापन देने तो गए थे, यहाँ पर से देखने का प्रयास करेंगे हम। कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा जल्दी चलिएगा। अंदर एसडीएम को ज्ञापन दिया है, और शायद एसडीएम अभी उनको कुछ ना कुछ बताते हुए यहाँ पे नजर जरूर आ रहे हैं। ये देखिएगा, कैमरामैन को बोलूंगा अंदर दिखाने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। और सब यहाँ पे बैठ गई हैं, मातृशक्ति जितनी भी हैं हमारी, और अंदर जो कुछ अभी देखने को मिल रहा है, और स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जो यहाँ पर ये देखिए बातचीत चल रही है, यहाँ पे अभी शांत कराया जा रहा है पब्लिक को, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूर दूर तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सभी लोग आपको देखने को मिल रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। कई मातृशक्ति है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिएगा, आखिर तक आपको सिर्फ और सिर्फ मातृशक्ति ही देखने को मिल रही होगी इस वक्त। अंदर अभी वार्ता चल रही है और समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से हम आगे तमाम चीजें रखने वाले हैं और क्या कुछ कहने वाले, क्योंकि LUCC इसको लोनी अर्बन मल्टीनेशनल स्टेट थेफ्ट कॉर्पोरेट के नाम से भी जाना जाता, सोसाइटी के नाम से। और उसी सोसाइटी ने यहाँ पे तमाम कई हजारों की संख्या में उत्तराखंड के उन कई लोगों को ठगा है और ठगी करके वापस चले गए। हालांकि एक बार की मैच्योरिटी उन्होंने दी उनको, मगर जब दूसरी बार की मैच्योरिटी कंप्लीट हो रही थी तो तमाम जो एजेंट्स थे या फिर जो जमा करता थे उनके सामने सिर्फ एक ही जवाब आता है कि ये जो कंपनी है ये फ्रॉड हो गई है। थोड़ा बाहर जाएंगे और मातृशक्ति है उनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये देखिएगा तमाम
सिर्फ मात्र शक्ति। आपके कितने? मेरे 16-17 लाख। अकेले की नहीं नहीं, मतलब हम सीपी है लेकिन कस्टमर भी है इसमें। हाँ, 16-17 लाख है। मतलब पहले कस्टमर बनाया, फिर पहले हम कस्टमर, company customer हाँ पहले मतलब कस्टमर बनाया कंपनी ने, आप सोसाइटी ने आपको, उसके बाद लालच दिया कि आप एजेंट बन जाओ। मतलब अपने नीचे कितने लोगों को जोड़ा आपने? मैंने अपने नीचे किसी को नहीं जोड़ा, लेकिन मैंने काफी लोगों के पैसे जमा करवाए हैं इसमें। मतलब वो जोड़ना ही हो गया, मतलब आपने लिए और उसके बाद आगे। हाँ। तो कितने लोग होंगे? मेरे कम से कम 30-40 लोग हैं। 30-40 लोग आपके पास, यानी कि कितना बोला आपने? मेरे 17-18 लाख है। 17-18 लाख आप लोगों ने अकेले से अपने आगे उसके हाँ यहाँ पे रखे। मगर मैम 17-18 लाख पहले कस्टमर बनना, कस्टमर से आपको आपको क्या बोलकर बोला गया कि अब आप एजेंट बन जाओ? क्योंकि कस्टमर को सिर्फ वही फायदा हो रहा था जो जमा कर रहा था, उसका थोड़ा बहुत ब्याज मिल रहा था, मगर एजेंट को क्या फायदा हो रहा था इसमें? एजेंट को वही बोल रहे थे कमीशन अच्छा मिलेगा, 10%, 11-12% कमीशन है, और कहीं भाग नहीं रहे हैं, ये सबकी कंपनी है, ये है कि सबको मिलेगा, अच्छा मिलेगा, घर बैठे रोजगार मिल गया आप लोगों को। तो हमें भी अच्छा लगा कि चलो भाई। तो मुझे तो खैर 5 साल हुए इसमें जुड़े हुए, लेकिन बोले 12-13 साल से चल रहा है इसमें काम। मैं तो बहुत बाद में जुड़ी हूँ उनसे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई सबको अच्छा कमीशन मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, कोई कहीं नहीं भाग रहा है। उर्मिला मैडम और भी बोलते थे भाई हम यही हैं, हम सब हैं इसमें, आप चिंता ना करो। तो बोलते थे, जब हम बोलते थे मैम भागे, अरे कोई कहीं नहीं भागता भाई, यही बोलते थे वो। 12-13 साल बताए उन्होंने इस कंपनी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, 12-13 साल से आप पढ़े लिखे हैं? मतलब एक सवाल है, कितना पढ़ा है आपने? हम 10वीं पढ़े हैं। 10वीं पढ़े, मतलब इतना पता है, फोन वोन चलाते हैं हम लोग। जब हम LUCC टाइप किया था हमने गूगल में, तो हमें उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है कि कब से कंपनी बनी है और कब तक बनी। आपने कभी प्रयास किया है ऐसा सोचने का कि क्या मैं एक बार ये सवाल मेरे मन में उठता है कि मैं अगर एजेंट बन रही हूँ, मैं 5 लोगों को अपने नीचे जोड़ती तो उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो जाएगी? तो वो मैम लोग मीटिंग वगैरह देते, सबको यही बोलते थे, हम भी वही वो करा। उन्होंने कहा कि आप गूगल पे सर्च मारो, इसमें देखो, ये करो वो करो। तो जो उन्होंने बताया उसमें ठीक ठीक आ रहा था वो, लेकिन अब हमें क्या पता कि इस तरह से फ्रॉड हो जाएगा, इस तरह से पैसा लेके भाग जाएंगे हमारा। आपको पता है कितने सन में बनी थी ये कंपनी? मुझे इस बारे में नहीं कुछ पता ना। नहीं है। नहीं। यही कारण है कि सबसे मुख्य चीज इन्होंने पहले उत्तराखंड को चुना। उत्तराखंड के इस मात्र शक्ति को चुना कि यार ये ना सवाल नहीं करती, ये डरी हुई रहती है, ये वो मात्र शक्ति है जिसने कि घूंघट उतारने से पहले अपने ससुर के सामने ना कम से कम अपने 20 से 25 साल लगा दिए होंगे। सोचने मजबूर कर दिया होगा कि जब मैं अपने पति से बात करूं तो फिर मेरे मुंह से कहीं तू ना निकल जाए, कोई सवाल ना निकल जाए, भले मैं गलत ही क्यों ना हूं या फिर मेरे पति गलत क्यों ना। इसलिए इस मात्र शक्ति को चुना गया। इस मात्र शक्ति को इसलिए चुना गया कि यार अपने नीचे कम से कम 50 से 60 लोगों को जोड़ो, ताकि वो 50 से 60 लोग सिर्फ एजेंट को बोले, ना कि किसी बड़े अधिकारी को बोले, या ना फिर किसी ब्रांच मैनेजर को, या फिर उस कंपनी को जिन्होंने आपको क्या नाम बताया था आपने उनका? कौन थी मैम? वो उर्मिला मैम थी। उर्मिला मैम, जो कि अभी अंदर है, उनको जाके कोई बोले? उनको कोई नहीं बोल रहा है, वो अंदर है, बढ़िया है, मस्त है, मगर पूरे दिन भर में कितनी बार आते हैं लोग आपके घर में? हमारे घर में सर 3-4 बार तो मतलब लगे हुए, 3-4 लोग डेली के आते हैं। डेली के आते जी हैं बिल्कुल। सिर्फ एक ही सवाल लेके। और हमारा पैसा कब मिलेगा, पूरा हो गया है, कब मिलेगा कब मिलेगा। और आप ये सवाल किससे कर रहे हो कि हमारा पैसा अब हम किससे कर रहे हैं? हम तो बोल ही नहीं पा रहे, हमसे वो मिल ही नहीं रहे, तो किससे पूछे? मतलब आप ये समझिए चेन कैसी बनाई गई। ये चेन बहुत गहरी चेन है, जिसमें कि पहले बेचारे भोले, और हमेशा अगर मैंने अभी 4-5 लोगों से बात करी, उनका यही कहना था कि हमने कभी सवाल नहीं किया उनसे। इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता था मात्र शक्ति का कि भाई अब शायद कहीं। आप तो मैंने कहा देहरादून से है ना, ये कल परसों भी हमें मिले थे देहरादून से। आप भी एजेंट है इसमें? मैं भी एजेंट हूँ। कितने सालों से आप? मैं 4 साल हो गए मेरे को। कितने पुरानी कंपनी है? सर ये तो मतलब 2013 से मैं इनके पास आईडी करती थी, उर्मिला मैम के पास। उसके एक आईडी मेरी मिल गई थी, दूसरी आईडी मेरी 6000 की जगमोहन डिस्ट्रिक्ट के उसमें है। मतलब वो मैंने 3 साल की बोली, तो उन्होंने 3 साल का उस समय प्लान नहीं था, फिर उन्होंने मेरे को 7 साल की बनाई, तो वो अभी पूरी नहीं हो रही है। अब होने वाली थी, वो 6वां साल चल रहा था। अब होने वाली थी वो, तो हाँ। उस आरडी को लेकर सब लेकिन भैया दुबई की फ्लाइट पकड़ के निकल गए। हाँ, उसके बाद उन्होंने जब वो घर में आए, 2-3 बार आई दीदी मेरे घर में, मैंने बोला था दीदी मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मैं नहीं ले रही ज्वाइन। तो जबरदस्ती बोला, ज्वाइनिंग फीस भी उन्होंने खुद दी, मतलब 1000 रुपए मैंने खाली 1000 रुपए आईडी के देर कर, मैंने कहा जबरदस्ती करे तो 1000 रुपए। लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं है ना 1000 रुपए, क्योंकि अगर ये 1000 रुपए वो अपनी जेब से डालते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 10 लाख मिल रही हैं, 1 करोड़ मिल रहा है। मिल रहा उन्हें हमारा बिजनेस जा रहा, तो उन्हीं के तो बिजनेस में गया हो। कितना बिजनेस दे रही थी उन्हें? मेरा मतलब मंथली मेरा 70-80 जाता था, मेरे 22 लाख हो रखे है, इसमें से 6 लाख मेरी खुद की है, बाकी मेरे अपने अड़ोस पड़ोस अपने रिश्तेदारों की है। 18 लाख भाई, 18 लाख 16 लाख रुपए आपको लोगों को देने। हाँ, लोगों को देना है। इन्होंने क्या किया था, एक फाइल दी, उसमें अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री की फोटो लगा दी, तो हमें बेवकूफ बना। उस समय इन्होंने बोला कि हम ATP के तहत काम कर रहे हैं, हमें तो यही बताया था ATP के तहत काम कर रहे हैं, इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि हमने पूछा था 25 बार कि यहाँ कैश का काम क्यों चलता है, ये पैसे कहाँ लगाते हैं आप। उन्होंने हमें बोला कि चलो आप भी बढ़ाओ बिजनेस, आप भी देखो सोने की खान तेल पेट्रोल का कुआं बन रहा है उसमें। हाँ,
और पेट्रोल का कुआं बन रहा है। और जो पेट्रोल हमारे उत्तराखंड में आज 98 रुपए का है, उसकी खाने वहां पर उसका कुआं वहां खोदा जा रहा है और उस कुएं में इन सबके पैसे दबाए जा रहे हैं। समझिएगा। 3 साल बाद मैंने बिजनेस मतलब कम कर दिया था, मेरा बहुत कम बोला तेरा नकरौंदा खाली पड़ा है, तू कुछ नहीं करी। लोगों के थोड़ा थोड़ा पैसा मिले, लोगों ने फिर दोबारा खोल दिया। लोगों ने भी विश्वास जताया हम पे कि यार मिल ही रहे, तो चलो जिसकी 1000 की थी उसके 2000 की है, 2500 की है, 5000 की है। अब लोगों ने इतनी सारी खोली तो अब हम लोग तो बुरी मौत फंस गए ना, बुरी बहुत फंस गए। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ। देखिएगा तमाम जो भीड़ है ये आगे बढ़ते हुए, देखिए ये दुख है हमारे उत्तराखंड की महिलाओं का, पीड़ा है उन सबके कि जो आज इतनी बहुसंख्या में यहाँ पर पहुंची है, ये सोचकर कि भाई कहीं हमारा पैसा। हाँ, इनकी कुर्की चाहिए, इनका ये हमारे पैसे देंगे। गिरीश चंद्र बिष्ट, जगमोहन बिष्ट, उर्मिला बिष्ट, उत्तराखंड को इन्होंने बर्बाद किया है। शहर से लेकर पहाड़ तक, मेरे गांव, हमारे वहाँ तलवाड़ी में घर घर जाके लोगों को, किसी भैया के 16 लाख है, किसी भैया के 15 लाख है, किसी भैया के 20 लाख है। लोग कहाँ से देंगे? लोग घर पे धरना रख रहे, घर पे बैठे। हमारे उत्तराखंड के पैसे ये देंगे जिन्होंने उत्तराखंड में ये संस्था चलाई है, जिन्होंने उत्तराखंड में इतनी ब्रांचें खोली है, ATM की गाड़ियां घुमाई है, सेमिनार किए हैं, ये देंगे हमें पैसे। जब इनका सेमिनार हुआ था तब तो इनके पुलिस वाले वहाँ इनकी ड्यूटी कर रहे थे। जब इनकी बड़ी बड़ी होटलों में मीटिंगें चलती थी तब तो इनके गार्ड वाले पुलिस लगे रहते थे वहाँ। आज पुलिस वाले क्यों बोले फर्जी है? आज फर्जी क्यों बता रहे हैं? कहाँ है हमारी धामी सरकार? हम बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हम बीजेपी को वोट देंगे ही नहीं। बीजेपी सरकार को हम हटा देंगे। हाँ, हटा देंगे। इतनी शक्ति है हम मातृशक्ति में। हम उत्तराखंड वाले सब बर्बाद हो गए हैं और हम धामी सरकार को हटा देंगे अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो। हम इतने परेशान हैं। लोग अखबार उत्तम राजपूत कहते थे मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होके ऐसी गरीब महिलाओं को ऐसे बेवकूफ बनाया है। और समीर अग्रवाल वो है यहाँ का मीन, एक उर्मिला बिष्ट है, वो पता नहीं जेल में है। को नहीं जानते, उत्तम सिंह को नहीं जानते, हम उर्मिला बिष्ट को। हम ना भैया सच में हमने इनको देखा ही नहीं। हम केवल घर से गड्डी लेते थे और बैंक में जमा करते थे। हम हाँ लोग, मगर जब हम मीडिया वालों ने ये खबर उठाई तो हम पे उंगली उठाई गई, कहा गया कि भाई ये गलत खबरें कर रहे हैं, गलत चीजें हो रही हैं। हमने पैसे उठाए लोगों ने। सबसे पहले मैं आई थी, लोगों से पैसे उठाए। अपनी तरफ से आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ बड़ा चढ़ा के बोल दिया था। हमने बड़ा चढ़ा के बोला था, क्या बड़ा चढ़ा उस के? टाइम हमें लगा ये सोसाइटी चलेगी, इसीलिए आप लोगों के ऊपर किसी ना किसी ने बोला था कि आप लोग क्यों अफवाह फैलवा रहे हो। लेकिन अब तो सोसाइटी टोटली बंद है, तो हमें किसको पकड़ना है? उस टाइम लगा था हमें कि सोसाइटी चलेगी, तभी इन्होंने क्या बोला कि मेजॉरिटी पॉइंटों में आ रखे। हमें पॉइंट का पता नहीं है। इन लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि मेजॉरिटी हमें पॉइंटों में मिलेगी? ये बोलो ना, हमने लोगों से पॉइंट लिए कि हमने लोगों से कैश लिया? हमने 1-1 रुपया लोगों के घर से ID जमा करके वहाँ जमा किया। हम केवल बैंक को जानते हैं, हमें आगे पता नहीं है। समीर, चलिए सवाल बहुत है, जवाब बहुत है, मगर जिन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए उनका अब सवाल पूछने वाले हम इन लोगों से और बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।